हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानविद अरुण यूट्यूब चैनल में। और बच्चे, आज की इस वीडियो में हम बातचीत कर रहे होंगे ग्रामीण परिवेश के 500 प्रश्न सीरीज के सेट नंबर 8 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 500 प्रश्न सीरीज जो संबंधित होने वाली है ग्रामीण परिवेश से, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और कंटिन्यू करते हुए हम हर एक सवाल को बड़े ही ध्यान से समझते हुए चल रहे हैं। इससे पहले 7 सेट मैं आपको करा चुका हूं इसी चैनल पर। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा। बच्चे, शुरुआत कर रहे होंगे हम एक एक प्रश्न की, और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से समझते चलेंगे हर एक सवाल को। और जितनी भी बातचीत मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उन सभी बातचीतों को नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बच्चे, सबसे पहला ही प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कृषि उड़ान योजना को कब शुरू किया गया। बच्चे, कब शुरू किया गया तो ये ध्यान रखेंगे 2021 में शुरू किया गया था। कृषि मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दोनों ही मंत्रालयों की मिलीजुली योजना थी। कौन सी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसको हम कहेंगे, है ना। दोनों ही मंत्रालयों की मिलीजुली योजना थी कृषि उड़ान योजना। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस योजना के तहत क्या हुआ था कि किसान अपना अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं भी बेच सकता है। किसान क्या कर सकता है? अपना अनाज किसी भी स्थान पर बेच सकता है, या कह सकते हो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आसानी से भेज सकता है। इस प्रकार की सुविधा भारत सरकार के द्वारा 2021 में दी जा रही थी, और यही है कृषि उड़ान योजना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 पर देख लेते हैं। कहा है कि मैट्रिक इकाई व्यवस्था के सम्मेलन में कौन सा देश शामिल नहीं था। बच्चे, नहीं की बात चल रही है, तो ध्यान रखेंगे ये 6 देश यहाँ पर शामिल थे मैट्रिक इकाई व्यवस्था में। और ये जो व्यवस्था है 1957 के आसपास ये व्यवस्था को अपनाया गया था। फ्रांस में स्थित है मैट्रिक व्यवस्था। 1957 नहीं बच्चे, 1970 यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है। 1970 में फ्रांस में सम्मेलन हुआ था मैट्रिक इकाई व्यवस्था का, जिसमें क्या किया गया था, 1 मीटर की स्टैंडर्ड वैल्यू को अपनाया गया था कि भाई 1 मीटर की जो दूरी है वो कौन सी होनी चाहिए, वो एग्जैक्ट ये होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो कौन कौन से देश उसमें शामिल, इसने कहा कि कौन सा देश शामिल नहीं था, तो अपना भारत वहाँ पर शामिल नहीं था। बाकी के 6 देश शामिल थे। उत्तराखंड में बोल रहा हूँ, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन का आंसर यूके नहीं है। मैं 6 देशों के नाम आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 यूके, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 साउथ अफ्रीका, इसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया देश यहाँ पर शामिल था। ऑस्ट्रेलिया देश के साथ ही बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर कनाडा देश भी शामिल था, और कनाडा के साथ ही शामिल था बच्चे यूएसए हम बता चुके हैं। यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा, और कनाडा के बाद न्यूजीलैंड। ठीक है। तो ये 6 देशों के मैंने नाम लिखे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आपको याद रखने हैं 6 देश। अगला प्रश्न कहता है ज़रीब की शुरुआत किस मुगल शासक के समय में हुई। तो बच्चे ध्यान रखेंगे अकबर के समय में हुई थी। अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे कौन? टोडरमल। और टोडरमल ने शुरुआत की थी ज़रीब की। ज़रीब क्या है? चैन से एक मापने की व्यवस्था थी, भूमि मापन की पद्धति है ज़रीब। बात समझ आ गई। तो वित्त मंत्री टोडरमल ने शुरू की थी 1570 के आसपास की ये बात है। कह सकते हो आप 1570 की ही ये बात है। ठीक है बच्चे, एक क्या हो चुका है, चलो इसको देख लेते हैं, अभी हट जाएगा, बेफिक्र रहो। लो, हट चुका है। ठीक है, हट गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। एक पक्का बीघा में कितने गज होते हैं? प्रश्न आपसे पूछ रहा है एक पक्का बीघा में कितने गज होते हैं। तो बच्चे याद रखेंगे 3025 वर्ग गज होते हैं एक पक्के बीघे में। वैसे तो आप जानते हैं कि बीघा
हर हर राज्य में या प्रत्येक अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैल्यू के साथ हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश बिहार में, तो 1 बीघा में 20 विश्वा होते हैं। आप बेहतर तरीके से ये बात जानते हैं, ठीक है। तो ये 3025 वर्ग गज के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 बच्चे पूछा है कि मीट्रिक इकाई व्यवस्था को कब लागू किया गया है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे भारत में, यहाँ पर भारत में पूछी जा रही है, तो याद रखें भारत में लागू किया गया है 1 अप्रैल 1957 को, ठीक है। बाकी पूरे विश्व में लागू हो गया था फ्रांस में 1970 के दशक में ही, लेकिन 1 अप्रैल 1957 को भारत में इस व्यवस्था को लागू किया गया। 1 मीटर बराबर इतनी वैल्यू, है ना, वो सारी चीजें। अगला प्रश्न, आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आईसीएआर का फुल फॉर्म बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे, आईसीएआर का फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या हो जाता है फुल फॉर्म। आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। बात समझ आ गई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका फुल फॉर्म हो जाता है। मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बच्चे याद रखेंगे नई दिल्ली में स्थित है। गठन कब हुआ था, देखो अगले प्रश्न में पूछ लेता है कि स्थापना कब हुई थी आईसीएआर की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। तो याद रखेंगे 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी कृषि विभाग के द्वारा। बात समझ आ गई, कृषि विभाग के द्वारा। और कमीशन किसकी कमीशन संस्तुति पर किया गया था, तो रॉयल कमीशन संस्तुति पर, या फिर ये कह सकते हैं आप रॉयल कमीशन की रिपोर्ट की संस्तुति पर किया गया था, ठीक है। बस हालांकि नहीं पूछा जाएगा कि किस कमीशन पर, बस याद रखो कब स्थापना हुई और कहाँ मुख्यालय है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम रेहट का प्रयोग किसके काल में किया गया था। बच्चे रेहट क्या होता है, सर्वप्रथम रेहट का प्रयोग किसके काल में किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो रेहट एक प्रकार की क्या है, सिंचाई पद्धति है, याद रखेंगे। रेहट क्या है, एक प्रकार की सिंचाई पद्धति है, और इसका इस्तेमाल हुआ था गुप्त काल में। एक प्रकार की सिंचाई पद्धति है रेहट, और इसका इस्तेमाल कब हुआ था मेरे बच्चे, तो याद रखेंगे गुप्त काल में इसका इस्तेमाल किया गया था। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़कर हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो आप बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या कोई सजेशन हमारे लिए है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा आपसे लोगों से कहना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में स्थित है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि पीडीएफ अगर हमें मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। तो बिल्कुल मिलेगा बच्चे, पीडीएफ इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पर कॉर्नर में एक लिंक आएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल देखें, जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में स्थित है। तो बच्चे याद रखेंगे इतिहास का ये क्वेश्चन हो जाता है, और इतिहास का ये क्वेश्चन आपको इतिहास में, जैसे आप जानते भी, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त वगैरह ने लिखा है जूनागढ़ अभिलेख। अशोक ने भी इसमें अपनी महत्वता दी है, हाथ बटाया है ना। तो जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में स्थित है, तो नहीं, अशोक ने नहीं बटाया है, आई थिंक आई फॉरगेट इट। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या है। गुजरात में स्थित है क्या, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक। गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत के नीचे, या कह सकते हैं आप गिरनार पर्वत के तलहटी में स्थित किया गया है, गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित किया गया है जूनागढ़ अभिलेख को, गुजरात में स्थित है। प्रश्न 10, सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में ही मिलता है। और आप याद रखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख में ही स्कंदगुप्त ने किसके बारे में बताया है, तो सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन किया है, ठीक है। किसका, सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन किया है, सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन किया है जूनागढ़ अभिलेख में, स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया है। यह बात आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में वली से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है। तो ये एक प्रकार का भू राजस्व कर हुआ करता था, इसे बलि कहा जाता था।
जानवरों की हत्या से संबंधित नहीं है, ना ही ये किसी सिंचाई पर टैक्स है, ना ही चोरी पर टैक्स है, बल्कि भू राजस्व कर है, मतलब भूमि में जितना पैदा होगा उसका राजस्व वसूलना है, ये इससे संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 12, मौर्य की अर्थव्यवस्था या मौर्यों की अर्थव्यवस्था के स्तंभ क्या क्या थे? तो कृषि भी था, पशुपालन भी था, उद्योग भी था, अर्थात ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, यानी कि यह सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? बच्चे क्या कहते थे मौर्य काल में सिंचाई वर्ग को? तो कहते थे इसको हम क्या, भाग, भाग कहा करते थे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको हम कहते थे क्या, यह राजस्व का मुख्य भाग था जो उपज के 1/6, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। इसे हाँ उदक भाग, उदक भाग कहा जाता था, केवल भाग नहीं कहा जाता था। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब चीज़ें डिस्टर्ब वाली हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदक भाग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदक भाग क्या हो जाएगा बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1/5 के दर से, 1/5 की दर से ये टैक्स देना होता था, कर देना होता था। तो इसी को हम मौर्य काल में उदक भाग कहते थे, जो किसी सिंचाई टैक्स से संबंधित था, एग्रीकल्चर में इरिगेशन से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अपने भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन, 5वें पीएम कौन? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 23 दिसंबर को क्या, कृषक दिवस भारत के अंदर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो बच्चे हल से जुते जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा स्थल से मिले हैं। याद आप लोग रख लीजिएगा, इतिहास का सवाल है, ग्रामीण परिवेश को लिंक करेगा, 101% करेगा। अगला प्रश्न, कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है या कब से कब तक होता है? तो मेरे बच्चे याद रखेंगे, ये 2 तरीके से शुरू होता है। कृषि वर्ष 2 तरीके से शुरू होता है। पहला जो शुरू होगा, ये पहला जो शुरू होगा 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। और दूसरा जो शुरू होगा वो 1 जनवरी से, 1 जनवरी से 30 जून तक होता है। ठीक है, 30 जून तक होता है। तो यहाँ आप देखें तो 1 जुलाई से 30 जून तक भी हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं ना, कृषि वर्ष को। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कृषि वर्ष वैसे 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इसे हम फसली वर्ष भी कह सकते हैं, नो डाउट हेयर, फसली वर्ष भी इसको कह सकते हैं। तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये 5 वर्षों में क्या हो जाता है, कई बार चेंज भी हो जाता है, 5 वर्षों में ये लगभग बदल ही जाता है। सीता अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो सरकारी भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही अच्छा सवाल है। भारत में कृषि का जीडी पर या जीडीपी पर कितना प्रतिशत योगदान है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सवाल यहाँ पर हो जाता है इस वीडियो का। तो याद रखेंगे 19% का योगदान है जीडीपी पर, किसका, कृषि का। हालांकि जब अपना भारत आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी के समय पे या स्वतंत्रता के समय पे जब हमारा भारत गणतंत्र भी हो चुका था, तो उसी के नज़दीक की अगर हम बात करें तो कृषि का जीडीपी में जो योगदान हुआ करता था वो 50% होता था। जी हाँ मेरे बच्चे, अभी फ़िलहाल 19% है, बढ़ा है अभी, मतलब अभी पीछे हाल ही में कुछ समय पहले तो बहुत डाउन हो चुका था, लेकिन फिर से बढ़ा है, 3.4% बढ़ा है जुलाई सितंबर के मंथ में, उसके बाद से 19% हो चुका है। ठीक है, चलिए वर्तमान में ही याद रखना है आपको। अगला प्रश्न कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है मेरे बच्चे प्रच्छन्न बेरोजगारी से? तो याद रखेंगे भूमि के कृषि क्षेत्र पर अधिक संख्या में लोगों का काम करना। अधिक संख्या में लोगों का काम करना मतलब यह है कि मान लीजिए यहाँ पर 1 एकड़ की ज़मीन है और इस 1 एकड़ की ज़मीन को 3 लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हमने 3 की जगह यहाँ पर 2 और यानी कि 5 लोग लगा दिए। तो ये जो 2 लोग हैं ये ना भी होंगे तब भी काम चल रहा है, लेकिन ये हैं तब भी काम चल रहा है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। यहीं पर लिखा हुआ है जो 2 लोग हैं ये क्या कहलाएंगे मेरे बच्चे, ये प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे कि आप वे मतलब यहाँ पर लगे हुए हैं।
है ना। लेकिन उनके पास और कोई काम है नहीं, तो जब तक कोई काम दूसरा नहीं मिलता तब तक वो यहाँ पर प्रश्न बेरोजगारी का हिस्सा बना रहेंगे, नो डाउट हेयर। प्रश्न नंबर 20, सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो बच्चे सीता भूमि किसे कहा जाता था? सरकारी भूमि को। अभी देखा हमने सीता अध्यक्ष कौन होता है? जो सरकारी भूमि का रख रखाव करता है। सीता भूमि किसे कहते हैं? सरकारी भूमि को ही सीता भूमि कहते हैं, आप लोग याद रख लीजिए। यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है? बेटे हल को कहा गया है सीर। क्या कहा गया है? हल को सीर कहा गया है यजुर्वेद में। और याद रखिए उर्दर किसे कहते हैं? तो उर्दर दाल को कहते हैं, याद रख लीजिए। प्रश्न नंबर 22, आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? तो आर्य की मुख्य फसल गेहूं और धान दोनों थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सवाल का आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 23, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया था? तो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, तो दोनों ही क्या बन चुके थे? इसके मुख्य व्यवसाय बन चुके थे। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद से संबंधित है? तो मेरे बच्चे याद रखेंगे, यव का मतलब होता है जौ। क्या मतलब होता है? जौ। और जौ से संबंधित है कौन सा? यव शब्द, याद रख लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न होने के साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया बड़ी गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहेगा इसके लिए, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएँ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं? डाउट सॉल्व करने के ऑप्शन मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग ऑप्शन। साथ में हम कह सकते हैं बच्चे, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं अलग लिख देता हूँ। लो साहब, कहाँ कहाँ लिखे पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है मेरे बच्चे को, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसको हटा दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, डाउट सॉल्विंग ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं मेरे द्वारा, रोहित सर के द्वारा, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं, रीजनिंग से संबंधित, मैथ से संबंधित, जीएस से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, बहुत सारे, ठीक है, एमसीक्यूज कराए जाते हैं। तो आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आकर अपनी स्टडी को बूस्ट लेवल पर लेके जाइएगा। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि किस वेद में अनाज का उल्लेख हुआ है? तो बच्चे ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में अनाज का उल्लेख हुआ है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में क्या हुआ है? अनाज का उल्लेख हुआ है, आप लोग इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ऋग्वेद में अनाज का उल्लेख हुआ है। अनाज मतलब वही है जौ गेहूँ वगैरह ना, वो सारे के सारे अनाज में आ जाते हैं। तो ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए बच्चे, बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं इस वीडियो को यहीं पर। और आप लोगों ने फिर से मैं कहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इनका PDF आप देखना चाहते हैं तो दिए हुए यहाँ पर लिंक से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे बंधु। आप अच्छे से तैयारी करेंगे अपनी, और मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।